डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय जैन है और मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूँ। पिछले एपिसोड में आप जान ही गए होंगे कि इस तरह से मेरे माता पिता का कत्ल हो चुका है उस जंगल में, और वहाँ पर एक ऐसा भालू है जो लोगों को मार भी रहा है और उनकी लाश तक नहीं मिल रही। मेरा हंसता खेलता हुआ परिवार उजड़ चुका है और मैं इस कारण गुस्से से भरा हुआ हूँ। लेकिन तब मुझे पता चला मेरे एक चाचा भी हैं और उनकी एक किताबों की दुकान है जिसके पीछे बड़ी सी लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में सिर्फ खास लोग आते हैं और अब मैं चाचा के साथ रहना शुरू हो गया हूँ। ये लाइब्रेरी और घर साधारण नहीं है। मैं जान गया हूँ यहाँ पर कैसी कैसी अजीब चीज़ें होती हैं। मेरे दोस्त बने हैं एक ऐसी कलम जिसकी मकड़ी जैसी टांगे हैं और वो कलम मुझसे बात करती है। इसी के साथ एक ऐसा दोस्त जो मर चुका है, मैंने उसका नाम रखा है लाश। और अब ये दोनों मेरे दोस्त मेरी मदद करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मैं अपने माता पिता के कातिल को पकड़ूं, मैं उसे सज़ा दूं, और अब उन्हीं के सहारे मैं जाने वाला हूं दोबारा उस जंगल में जहां मेरे माता पिता का कत्ल हुआ था। मेरे दोस्त तो सीधा उस जंगल में जाकर तलाश करना चाहते थे, लेकिन मैं सबसे पहले उस कॉलोनी में जाना चाहता था। मैं बात करना चाहता था उन लोगों से जो उस समय मेरे पिता के साथ थे। रात के समय उस फेंसिंग के आगे कोई नहीं गया था, लेकिन मेरे पिता उस फेंसिंग से आगे भी गए थे। वहाँ क्या क्या घटनाएं हुई किसी न किसी ने तो देखी ही होंगी, और उसने वो घटना देखी तो वो बताएगा भी। उस जानी पहचानी कॉलोनी में हम पहुंच गए थे। वो घर जहां पर मैं रहा करता था, उसके आगे घास बढ़ चुकी थी। वहां कॉलोनी में कोई नई चीज़ नहीं लगी हुई थी, बल्कि कई चीज़ें टूटी हुई थी। वहां घास की कटाई अच्छे से नहीं की गई थी। कई पेड़ जो पूरी कॉलोनी में लगे हुए थे उसकी कटाई किसी ने नहीं करवाई थी। वहां पर लाइट्स भी टूटी पड़ी थी। पहले यहाँ पर बहुत सफाई हुआ करती थी। लोग यहाँ पर शाम को दूसरी कॉलोनी से आया करते थे देखने के लिए, लेकिन अब जैसे हर चीज़ बदली बदली सी लग रही थी। काफ़ी समय बीत गया था और यहाँ कॉलोनी में मेरे पिता की सिवा ये काम क्या कोई और कर नहीं सकता था। मैं वहाँ पहुँचा हुआ था और कई बच्चों को खेलते हुए देखा जो मुझे जानते थे। मैं उनसे बात करना चाहता था, लेकिन वो मुझसे जैसे दूर दूर हुए जा रहे थे। उन्हें मैं अपना पक्का दोस्त माना करता था। अगर मुझ पर कोई मुसीबत आई, हमने वचन लिया हुआ था हम दोस्त एक साथ रहेंगे। अब जाकर समझा था मैं, दोस्ती तब तक रहती है जब तक दोस्तों को फ़ायदा होता हो। नज़रें झुकी हुई देख मेरे दोस्त लाश ने मुझसे कहा था, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त बनकर रहूँगा, कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूंगा। उस कलम ने भी मेरा दिल रखने के लिए ये शब्द कहे थे, लेकिन जब असली दोस्त मुझे छोड़ गए तो ऐसे नए बने दोस्त ज़्यादा समय तक मेरे साथ नहीं रहेंगे। मैं मन में ही ये सब सोच रहा था। अब उनसे बात करने के लिए मैं आगे बढ़ा और वो भागकर घर के अंदर चले गए। वो घर के अंदर जा चुके थे और उनके माता पिता जब बाहर निकले मुझे ऐसे ही देख रहे थे जैसे कोई कातिल चल रहा हो। उनकी नज़रें मुझ पर टिकी हुई थी। मेरे साथी ने बड़ी सी हुडी पहनी हुई थी। क्योंकि वो मरा हुआ था इसलिए उसका शरीर काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद था। उसने थोड़ी बहुत मिट्टी मुंह पर लगा रखी थी ताकि साधारण लगे, जबकि वो कलम तो मेरे जेब में थी। इस कारण वो हमें नहीं देख रहे थे, बल्कि इस कारण वो सब हमें देख रहे थे कि मैं इस कॉलोनी में वापस क्यों आया हूँ। बात करने के लिए जैसे ही मैं सामने उस घर वाले अंकल के पास पहुंचा, मुझे देखकर वो जैसे नज़रें इधर उधर करने लगे। तुम यहाँ पर? हमें नहीं पता तुम कहाँ गए थे। मैंने उनसे कहा, मैं बस कुछ समय के लिए यहाँ पर आया हूँ।
मैं जानना चाहता हूँ आखिर पूरी तरह से मेरे पिता के साथ क्या हुआ। क्या आप बता सकते हैं? उन्होंने कह दिया, हम भी उतना ही जानते हैं जितना तुम जानते हो। हमने कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं की और पुलिस वाले भी उस जंगल में गए थे। एक पुलिस वाले पर हमला भी हुआ। तुम उससे बात कर सकते हो। मैंने आस पड़ोस कई घरों में पता किया। हर किसी का यही कहना था, जब मेरे माता पिता पर हमला हुआ कोई देखने वाला था ही नहीं। अब मैं और मेरे साथी उस जंगल में जाने से पहले उस पुलिस वाले से बात करना चाहते थे। हम सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गए, लेकिन वो पुलिस वाला वहां पर मौजूद नहीं था। उसने अपनी ड्यूटी चेंज करवा ली थी। उसने कहीं और अपनी ड्यूटी लगवाई हुई थी और वहां तक हम जा नहीं सकते थे क्योंकि पुलिस वाले बता ही नहीं रहे थे। अब एक बच्चा इस तरह पुलिस स्टेशन में जाकर ये पूछेगा कि वो पुलिस वाला कहाँ गया जिस पर हमला हुआ था, कोई बताने वाला नहीं होता। अब मैं क्या करता? अब मैं साथियों के साथ उस जंगल में जाना चाहता था क्योंकि रास्ता ही नहीं बचा था कोई। पहले हमने सोचा हुआ था पूरी जानकारी पाएंगे फिर ही उस जंगल में जाएंगे, लेकिन अब रास्ता नहीं बचा तो हम निकल पड़े थे उस जंगल की ओर। वक्त 11 से 11:30 का हो चुका था। जैसे ही हम अपने घर के पिछली साइड गए, वहां पर फेंसिंग की हुई थी। यह फेंसिंग काफ़ी मोटी की हुई थी। मेरे पिता ने ऐसी फेंसिंग क्यों की? ये फेंसिंग तभी की थी और यहाँ से निकलकर उस तरफ जाया नहीं जा सकता था। पुलिस वालों ने एक तरफ ईंटें लगाकर फेंसिंग के पार जाकर जंगल में ढूंढा था। उस फेंसिंग को काटा नहीं गया था ताकि इस कॉलोनी की सुरक्षा की जा सके। मेरे पिता ने ये फेंसिंग दूसरी तरफ से की थी। वहाँ लगी हुई वो तारें, मेरे पिता शायद वहाँ जाना चाहते थे और उन्हें ये भी पता था कि वो वापस नहीं आ पाएंगे। मेरे माता पिता जंगल में गए ही क्यों जब इतना खतरा था? कई सवाल थे और उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें भी अपने कदम उस जंगल में डालने थे जहां जाने से अब पुलिस भी डरती है। उन्हीं ईंटों का सहारा लेकर उस फेंसिंग के पार अब हम उस जंगल के अंदर थे। चलते चलते घने पेड़ों के बीच से डर काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। जानवरों से डर था हमें। भालू जो इंसानों पर हमला करता है, ये काले रंग का भालू है या कोई और जानवर, मुझे तो ये तक पता नहीं था। मरने वाले बताते नहीं और जिन पर हमला हुआ उन्होंने तो भालू कहा, अच्छे से बताया ही नहीं, जैसे इस केस को दबाया गया। मैं खुद शुरू से शक कर रहा था कि इस केस को बहुत जल्दी बंद कर दिया गया। अमूमन इतनी जल्दी बंद नहीं किया जाता। जंगल में अगर मेरे माता पिता खोए हैं, उन्हें ढूंढने के लिए काफ़ी महीनों का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाना चाहिए। उनकी लाश मिलना तो ज़रूरी है। उनके शरीर तक को सही से ढूंढा नहीं गया क्योंकि हर कोई डर रहा था। इतना डर एक भालू के लिए कब से पैदा हो गया कि चारों तरफ फेंसिंग ही की गई। अब उस जंगल के घने इलाके में पहुंच आए थे। लगभग 1 घंटा चले थे। वो पेंसिल, वो कलम, वो तो पेड़ों के ऊपर से छलांगे लगाती हुई आगे बढ़ रही थी। एक मकड़ी जैसी टांगे होने का ये फ़ायदा है, आपको ज़मीन पर चलने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मेरा साथी लाश, जिसके कदम बहुत ज़्यादा भारी थे, उसके पैर ज़मीन में गड़ रहे थे। तब मुझे एहसास हुआ उसका वज़न धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसे मरे हुए काफ़ी समय हो गया है और उसका शरीर भारी हो रहा है। अब चलते चलते मैं उससे बातें भी करना चाहता था क्योंकि मुझे नहीं पता था मरे हुए को ज़िंदा कैसे किया जाता है। मैं तो ये सोचा करता था जो मर जाता है दोबारा ज़िंदा नहीं होता। तब उसने भी बताया, देखो तुम्हें कई जानकारियां मैं दे नहीं सकता, मैं भी थोड़ा सा मजबूर हूँ, लेकिन जब हमारा शरीर मर जाता है तो हमारा दिमाग भी सन्न सा हो जाता है, लेकिन हमारी वो आत्मा जो शरीर से निकली होती है, जादू के सहारे उस आत्मा को शरीर में डाला जा सकता है, जैसे मेरे डाली गई है। अब ये शरीर एक तरह से मरा हुआ है, इसे पूरी तरह से जिंदा नहीं कह सकते। एक शक्ति स्रोत से मेरा शरीर चल रहा है। मुझे खाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मैं खाता हूँ। मैं जैसे जिंदा था वैसे रहने की कोशिश करता हूँ। बातों बातों में हम घने इलाके में पहुँच गए थे और वहाँ पर एक आदमी दिखा था मुझे। वो आदमी पहचाना पहचाना सा लग रहा था। वो ज़मीन पर पत्ते हिला हिला कर देख रहा था। वो पेड़ों की छाल उतार उतार कर देख रहा था। मैं जैसे ही उसे देखकर पहचान गया वो कौन है,
उसकी नज़र भी मुझ पर पड़ गई थी। ये बिंद्रा अंकल थे जो मेरे पिता के साथ काम किया करते थे। ये भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही काम करते थे और कभी कभार ही घर आया करते थे। ये 6 महीने में 1-2 बार ही घर आते थे। मुझे उनके बारे में कभी ख्याल ही नहीं आया। वो तो मेरे पिता के बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त थे। जैसे ही मैंने उन्हें वहाँ पर देखा, भागता हुआ मैं उनके करीब जा रहा था और वो भी भागते हुए मेरे करीब आए, लेकिन उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कॉलोनी में देखा, मैंने तुम्हें बुलाया नहीं, मुझे बहुत ज़रूरी काम था, लेकिन तुम पागल हो गए हो। जंगल के अंदर क्यों आए हो? तुम्हें पता है ना यहाँ वो भालू है, वो खतरनाक भालू जिसने तुम्हारे माता पिता को मारा है। मैं तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ आखिर यहाँ हुआ क्या, लेकिन तुम बच्चे हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। जल्दी से बाहर निकल जाओ, यहाँ अचानक अंधेरा हो जाता है, ये जंगल बहुत खतरनाक है। यही सवाल मेरा बिंद्रा अंकल से भी था। आप यहाँ पर क्यों हैं? आपकी जान को भी तो खतरा हो सकता है। इतना भयानक भालू जिसे कई लोग संभाल नहीं पा रहे हैं, पुलिस वाले डर रहे हैं, आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? तब बिंद्रा अंकल थोड़े से घबराए और कहने लगे, देखो, एक बात है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैं उस भालू का मुकाबला कर सकता हूँ, मैं जान सकता हूँ वो साधारण भालू है या नहीं, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ सबूत इकट्ठे करने होंगे। पुलिस वालों ने बहुत जल्दी केस बंद कर दिया है। मुझे डर है तुम्हारे माता पिता के बारे में कोई जान नहीं पाएगा। क्या सच में उन्हें उस भालू ने मारा था या इसके पीछे कोई और षड्यंत्र है? मुझे पहले से शक था तुम्हारे माता पिता को मारने के लिए कोई ना कोई घर के आसपास घूम रहा है। तुम्हारे पिता को भी उस पर शक था। 2 महीनों से ऐसा हो रहा था और तुम्हारे पिता मुझे फ़ोन करके बता रहे थे, लेकिन उसके बाद ये भालू का किस्सा कब आ गया पता ही नहीं चला। मैं तुम्हारे पिता को फ़ोन लगाए जा रहा था और वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। अब जाकर जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे ये घटना के बारे में पता चला। मैं बहुत दुखी हूँ। तुम्हारे पिता के साथ क्या हुआ? सच में उस भालू ने मारा या वो आदमी जो घर के आसपास रेकी कर रहा था? मुझे कुछ ना कुछ षड्यंत्र की बू आ रही है, इसीलिए मैं इस जंगल में आया हूँ तलाश करने के लिए। लेकिन मेरा सवाल फिर से यही था, क्या आप उस भालू का मुकाबला कर पाएंगे? उन्होंने कहा, हाँ मैं कर पाऊंगा। अब सच सुनने को तैयार हो जाओ। मैं एक जादूगर हूँ और मेरे पास कई शक्तियाँ हैं। मैं उन शक्तियों का सहारा लेकर उस भालू से मुकाबला कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। हो सकता है भालू के साथ साथ कोई और भी हो जो तुम्हें फंसा ले और तब तुम मेरी कमज़ोरी बन जाओगे। अब मैं वहाँ से जाना नहीं चाहता था और मेरे अंकल बिंद्रा अंकल की शक्तियाँ मुझे साफ साफ दिख रही थी। हाथ में छड़ लिए वो इधर उधर घूम रहे थे। अब मैं भी उनके साथ चलने लगा, लेकिन वो पूछ रहे थे, ये लड़का कौन है जो हुडी पहने हुए है? मैंने लाश को कहा नहीं था कि हुडी उतारे। उसने हुडी नीचे की हुई थी। तभी उसने अपनी हुडी उठाई, मुंह से वो मिट्टी साफ की और बिंद्रा अंकल तभी बोल पड़े, ये तो मरा हुआ है, तुम्हें इसके बारे में पता है? मैंने भी मुस्कुराते हुए कह दिया, हाँ ये मरा हुआ है, ये लाश है और ये मेरा दोस्त है। तभी बिंद्रा अंकल काफ़ी हैरान थे। तो तुम्हें पता लग गया है इन चीज़ों के बारे में? मैंने कहा, हाँ, लेकिन क्या आपको पता था इन चीज़ों के बारे में? उन्होंने भी कहा, हाँ पता था। तुम्हारे पिता कभी तुम्हें बताना नहीं चाहते थे। तुम्हारे पिता के भी कई राज हैं जो धीरे धीरे तुम्हें पता चलेंगे। तब अंकल बिंद्रा वहाँ पर पेड़ों की छाल उतार उतार कर कोई सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और हम भी उनके साथ। अब वो कलम भी जेब से निकल आई थी और बिंद्रा अंकल फिर से हैरान, क्या तुम ये जिन की कलम लिए हुए हो? मैंने कहा, हाँ ये भी मेरा दोस्त है। अब बिंद्रा अंकल भी मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें बहुत सारी चीज़ें जाननी चाहिए। अब और क्या क्या छिपा कर रखा है? तुम तो बहुत कुछ जानने लगे हो, ये कैसे? मैंने उन्हें कहा, मैं डेडली चाचा के साथ रहता हूँ। मेरे चाचा। वो घबरा गए थे। तुम्हारी चाचा? तुम्हारे कोई चाचा भी है? मुझे तो पता ही नहीं था। मैं ये सुनकर हैरान हो गया। आप तो मेरे पिता को जानते हैं और मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं बताया गया। क्या आपको भी इन चीज़ों के बारे में नहीं बताया गया? अंकल बिंद्रा भी बहुत सारी चीज़ें बताए जा रहे थे। तुम्हारे अंकल के बारे में, तुम्हारे चाचा के बारे में?
कभी भी तुम्हारे पिता ने सही तरह से नहीं बताया था। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पिता उनसे बात नहीं करते थे, इसका मतलब कोई ना कोई झोल तो था। अब अंकल बिंद्रा ने मुझे और ज़्यादा अपनी चाचा पर शक दिलवा दिया था। वो लाश, वो कलम भी कई चीज़ें जानते तो थे, लेकिन उन्हें भी मेरे डेडली चाचा पर शक था। वो मुझे कई चीज़ें बता नहीं रहे थे। अब मैं किस पर भरोसा करूं, किस पर भरोसा नहीं करूं, यहाँ जंगल में खड़े होकर मैं सोच रहा था। मेरा कोई अपना भी है या सब पराये ही हैं? ये मन में ख्याल आ रहा था। धीरे धीरे चलते हुए हम एक कोने की तरफ गए। तब अंकल बिंद्रा कहने लगे, यहाँ ज़्यादा तलाशी मैं ले नहीं पा रहा हूँ। मुझे शक है यहाँ काफ़ी सबूत मिल तो सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। मैं थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ। तभी अंकल बिंद्रा काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे। उनके माथे पर पानी आना शुरू हो गया था और वो चलते चलते एक तरफ निकल गए। मैं हैरान था, आखिर क्यों वो यहाँ से दूर जाना चाहते हैं। अब मैं भी उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन उस कलम ने कह दिया, नहीं, यहाँ तुम्हें रहना होगा, तुम्हें तलाश करनी होगी, तुम समझ नहीं रहे हो। मैंने भी उस कलम से पूछा, क्या नहीं समझ रहा? उन्होंने कहा, तुम्हारे अंकल बिंद्रा एक जादूगर है और तुम्हें पता है जादूगर किससे डरते हैं? मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा, चुड़ैल से। ध्यान से नाक पर जोर लगाओ। ये बदबू आ रही है ना? वहाँ सच में कोई सड़ी हुई बदबू आ रही थी। तब उस कलम ने कहा, ये एक चुड़ैल है। जादूगर चुड़ैल से डरते हैं और ये जो बदबू आ रही है ये एक चुड़ैल की है। आसपास कहीं ना कहीं कोई चुड़ैल है। उसी के कारण तुम्हारे अंकल बिंद्रा इस तरफ नहीं आते। हमें यहाँ ढूंढना होगा। और तुम्हारे साथ ये लाश है ना, मरे हुए को किसका डर? ये हमारी मदद कर सकता है और मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें नुकसान ना हो। लेकिन यहाँ पर कोई सबूत मिलता है तो हमें ढूंढना चाहिए। अब हम वहाँ ढूंढने की कोशिश किए जा रहे थे। जैसे जैसे हम आगे जाते गए, तभी मेरी नज़र एक पेड़ के ऊपर पड़ी। एक पेड़ के ऊपर कुछ पत्तों का झुंड सा लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पत्ते सूखे हुए किसी चीज़ में लपेटकर पेड़ के ऊपर टांगे हो। इसकी तरफ शायद किसी का ध्यान ना गया हो। अगर आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हों तो इस तरह आपकी नज़र ऊपर नहीं पड़ती। मैंने उस कलम से कह दिया था, तुम्हें उस तरफ देख के आना चाहिए। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, लाश मेरे साथ ही है ना? उसने भी हामी भर दी। हम थोड़ा सा आगे गए और वहाँ से देखने लगे। उस कलम ने ऊपर जाकर उन पत्तों को देखा था। उन पत्तों को एक जाली में बांधा गया था और उस जाली को काटते ही सारे पत्ते हवा में उड़ने लगे और ज़मीन पर गिरने लगे। लेकिन उन पत्तों में एक रुमाल भी था, लाल रंग का रुमाल, जिस पर एक एक्स बनी हुई थी। मेरे पिता का रुमाल। अब मेरे पिता यहाँ पर तो आए थे। एक सबूत तो मिला जिसके सहारे हमें ढूंढने में आसानी हो जाएगी। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, लेकिन मैं ये भी सोच रहा था यहाँ सबसे ज़्यादा खतरा है। वहाँ हल्की हल्की करहने की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई औरत चीखें मारने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन उसका मुंह बंद किया हुआ है। बार बार ऐसी आवाज़ आए जा रही थी। इसके बाद हमने सुनने की कोशिश की कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। वहाँ ना तो कोई झोंपड़ा था, ना घर था, ना छिपने की कोई जगह, लेकिन वो आवाज़ आसपास से ही आ रही थी। हम थोड़ा सा दूर जाते, वो आवाज़ बंद हो जाती। वापस हम उसी तरफ आ जाते और वो आवाज़ आना शुरू हो जाती। मैं सोच रहा था ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। ना तो उस लाश को ज़्यादा पता था, ना उस कलम को। वो कलम भी पेड़ों पर चढ़ चढ़ कर ये कह रही थी, ऊपर आवाज़ नहीं आ रही। तब मेरा दिमाग चलने लगा, अगर इतनी ऊंचाई पर वो आवाज़ नहीं आ रही, इसका मतलब ज़मीन के करीब आ रही है, तो आवाज़ ज़मीन के नीचे से आ रही होगी। ज़मीन पर सूखे हुए बहुत सारे पत्ते बिखरे हुए थे। उन पत्तों को एक एक करके हम हिलाने लगे थे। वहाँ बड़ी तेज़ी से मैं भी हाथ चलाए जा रहा था, लाश भी हाथ चलाए जा रहा था। उस कलम की हमें ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि एक एक पत्ता वो कलम उठा रहा था, इसलिए उसकी मदद की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। पत्तों को हटाते हटाते वहाँ मिट्टी होनी चाहिए। हमने मिट्टी भी साफ की और मिट्टी के नीचे लकड़ी का फट्टा दिखते ही आंखें खुल गई थी। यहाँ बेसमेंट है, यहाँ पर तो बेसमेंट है। आसपास मिट्टी हटाने के बाद पत्थर दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर अंडरग्राउंड घर हो जो पत्थरों का बना हुआ हो।
लेकिन डर का माहौल भी बना हुआ था। चुड़ैल की बदबू यानी चुड़ैल यहीं पर है। वो लाश जरा भी घबरा नहीं रहा था। मुर्दे को डर ही नहीं होता, शायद एहसास खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो कलम मुझे रोके जा रही थी। ध्यान रखना होगा, अगर यहाँ एक से ज़्यादा चुड़ैलें हुई तो खतरा पैदा हो सकता है। भालू का खतरा ज़्यादा नहीं है, चुड़ैल का खतरा ज़्यादा हो सकता है। तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी चुड़ैल तुम पर हमला करे तो तुम्हें भागने की कोशिश नहीं करनी है। कोई भी चुड़ैल किसी ऐसे से मुकाबला नहीं करना चाहेगी जो हिम्मत से खड़ा हो। वो भागते हुए पर पीछे से पीठ पर हमला करती है। अगर तुम सामने खड़े हो जाओगे तो वो भी डरना शुरू हो जाएगी। ये कहने के बाद अब हम मिट्टी हटाते हटाते उस फट्टे को खोलने की तरकीब लगा रहे थे। एक तरफ चेन थी, सारी मिट्टी हटा ली हमने। ये लगभग 6 बाय 6 के फट्टों से बना हुआ दरवाज़ा सा था। हमने उस चेन को खींचने की कोशिश की। मैं उस चेन को खींच रहा था और वो कलम भी मेरी मदद कर रही थी, लेकिन वो काफ़ी भारी था, कैसे खींच पाते। वो लाश अब ताकतवर भी होती जा रही थी। मेरा दोस्त लाश जब उस चेन को पकड़कर खींचने लगा, वो दरवाज़ा भी ऊपर की तरफ उठने लगा था, लेकिन उसे पूरी तरह से उठाया नहीं जा सकता था। हमने तरकीब लगा ली, बड़े बड़े पत्थर उस दरवाजे के दोनों तरफ फंसा दिए। अब इतना दरवाज़ा खुल चुका था कि हम नीचे जा सकते थे, और वहाँ नीचे जाने की सीढ़ियाँ दिखते ही हम समझ गए, यहाँ जो भी हमें पता चलेगा वो ज़मीन के नीचे पता चलेगा। 1 बजे का समय हो चुका था। हम नीचे जा रहे थे। वो कराहने की आवाज़ें नीचे से ही आ रही थी। रोशनी नहीं थी नीचे, लेकिन हमने जो दरवाज़ा खोल रखा था उसके सहारे थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी। हमारे पास टॉर्च होनी चाहिए थी। हमें कौन सा पता था हमें ज़मीन के नीचे जाना होगा। धीरे धीरे हम थोड़ा सा आगे बढ़े। कराहने की आवाज़ दीवार के पास से आ रही थी और बदबू भी उसी तरफ से। ये चुड़ैल थी जो दीवार के पास होगी। वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा। 1 कदम आगे तक इतना ज़्यादा अंधेरा नहीं था, ऊपर से रोशनी पड़ रही थी, लेकिन कुछ कदम आगे इतना अंधेरा कुछ दिख ना रहा था। कराहने की आवाज़ें उस चुड़ैल की थी। जैसे ही हमने 1 कदम आगे की तरफ बढ़ाया, सामने से जैसे उस चुड़ैल ने छलांग लगाई थी, वो बहुत करीब आई और मैंने उसकी आंखें देखी थी। ये बड़ी सी आंखें थी और उसका चेहरा, उसका शरीर किसी जले हुए कागज़ की तरह काला था। वो कपड़े से बना हुआ शरीर था, हड्डियों के ऊपर जैसे काले रंग के कपड़े चढ़े हों। आप दिमाग में सोचें, एक कंकाल, एक इंसानी कंकाल। अब उस पर मांस नहीं था, जैसे काले रंग का सड़ा हुआ कपड़ा चढ़ा हुआ था। हो सकता है ये मांस ही हो जो गल चुका हो। पूरा शरीर ऐसा काला था। उसके थोड़े कपड़े लहरा रहे थे। उसके बड़े बड़े वो दांत, भयानक दांत थे। वो ऐसी शक्ति मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे होश उड़े हुए थे। डर के मारे मेरी टांगें कांप रही थी। ना तो लाश डरा हुआ था, वो कलम भी मेरे सर पर थी। वो मकड़ी जैसी टांगें जैसे मेरे सर को खुजाए जा रही थी। वो मेरे डर को कम करना चाहता था, लेकिन वो चुड़ैल जब भी हमारी तरफ छलांग लगाती, पीछे से एक चेन की आवाज़ आती। ऐसा लगा जैसे वो किसी चेन से बंधी हो। मैंने उसका मुंह भी देखा। उसके दांत तो बड़े बड़े थे, लेकिन वो दांत खुल नहीं पा रहे थे। शायद इसी कारण वो बोल ना पा रही हो। उसके चेहरे के एक एक तरफ, मुंह के दोनों तरफ जैसे छोटे छोटे ताले लटके हुए थे। इन तालों से उसका मुंह बंद किया हुआ था, जिससे वो बोल ना पा रही हो। चेन से बंधी थी वो। उसे यहाँ पर बांध कर रखा गया था, लेकिन किसने बांधा होगा, ये सवाल का हमें जवाब चाहिए था। मैं लाश की तरफ देख रहा था, लेकिन उसे भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। कलम मुझे कुछ बता नहीं रही थी। इसके बाद हम बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन बाहर उस दरवाजे के पास कोई था। एक चेहरा जो नीचे की तरफ घूर रहा था। वो दरवाज़ा हमने इतना ज़्यादा खोला नहीं था कि कोई नीचे आ सके, कोई बड़े शरीर वाला। ये बड़ा सा भालू था और ऐसा भालू मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। उसके शरीर पर ज़्यादा बाल नहीं थे, गंजा भालू, लेकिन उसके मसल बहुत ज़्यादा बने हुए थे।
उसका चेहरा भालू जैसा भी था, भेड़िए जैसा भी था। उसके कान बड़े बड़े थे, लेकिन उसकी पीठ पर छोटे छोटे पर भी थे। ये उड़ने वाले पर नहीं थे, लेकिन ये प्रजाति ही समझ से बाहर थी। हमें वो देख तो रहा था, लेकिन जैसे इस दरवाजे के आगे ना आ पा रहा हो, वो इसके अंदर घुस नहीं पा रहा था। हमने दरवाजे की जगह ही कम छोड़ी थी, लेकिन वो पंजे से हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा था। हम सीढ़ियों से नीचे आ गए। हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। मैं भी उस कलम को पकड़े हुए एक दीवार से सट गया। एक तरफ खाई थी तो दूसरी तरफ कुआं, दोनों तरफ मौत थी। हम चुड़ैल से भी बचना चाहते थे और उस अजीब से भालू से भी। भालू को देखकर मुझे अपने माता पिता की याद आ रही थी। बदला तो लेना चाहता था मैं, लेकिन जिंदा रहते हुए बदला लिया जाता है। अगर उसने हमें मार ही दिया तो बदला भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं दीवार से सटकर बचना चाहता था। उसकी कोशिशें बढ़ती गईं। वो जैसे उस दरवाजे को खोलने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन बार बार वो भारी दरवाजा नीचे की तरफ आ जाता। तब मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था और वो कलम भी मुझसे कहे जा रहा था, रुकना होगा, इंतजार करना होगा। लेकिन उस लाश ने बड़े बड़े पत्थर उठाकर उस भालू की तरफ फेंकने शुरू कर दिए। उसका शरीर जैसे ताकतवर होता जा रहा था। इतनी जोर जोर से पत्थर मारने शुरू कर दिए कि उस भालू की आंख पर जब एक पत्थर लगा, वो भालू भी जैसे पीछे की तरफ भागना शुरू हो गया। अब वो लाश बिना डरे उन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा और बड़ा सा पत्थर पीछे उसके सर पर मारा। उसने और तेज दौड़ना शुरू कर दिया और वो भालू वहां से जैसे दूर चला गया। हम अब सीढ़ियों के सहारे बाहर निकले थे। उसके बाद इधर उधर झांकने लगे थे, आखिर वो कहाँ गया? क्या हम उसका मुकाबला कर पाएंगे? हमें इस जंगल से जल्दी से बाहर निकलना होगा। वो भालू दोबारा यहाँ पर आ सकता है और हमें भी बाकियों की तरह गायब कर सकता है। तभी उस कलम ने कहा था, दरवाज़ा बंद करना होगा, सबूत मिटाने होंगे, हमें यहाँ आकर दोबारा इससे बात करनी होगी। कोई ना कोई सुराग तो मिलेगा, लेकिन दरवाज़ा खुला रहा तो और कोई भी यहाँ पर आ सकता है। हमने अब उन पत्थरों को हटाया, दरवाजे को बंद कर दिया, ऊपर पत्ते लगा दिए और मिट्टी भी फैला दी। ऐसा बना दिया जैसे वहाँ पर बस ज़मीन ही हो। उसके बाद हम आगे बढ़ने लगे थे। वहाँ एक पेड़ के पास अंकल बिंद्रा बैठे हुए थे और उस पेड़ की छाल निकाल रहे थे। हमें देखते ही उन्होंने कहा, तुम वहीं पर थे? देखो, मुझे माफ़ करना, मैं वहाँ पर नहीं जा सकता। चुड़ैलों का सामना मैं नहीं कर सकता, मेरे पास ऐसी शक्ति नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है। अब मुझे थोड़ा थोड़ा शक अंकल बिंद्रा पर भी होने लगा था। अंकल बिंद्रा आखिर वहां से डरकर तो भाग आए, लेकिन उन्हें वो भालू नजर ही नहीं आया। उन्होंने भी भालू के बारे में जानना चाहा। हमने उन्हें सब कुछ तो बताया। मेरा सवाल यही था, आपको वो भालू नजर नहीं आया? इतनी तेज आवाज कर रहा था, आपको सुनाई नहीं दी? अंकल बिंद्रा ने कहा, मुझे सुनाई नहीं दी, मैं थोड़ा दूर डर कर भाग गया था, लेकिन अभी अभी यहाँ पर आया हूँ। देखो, मुझ पर शक तुम्हारा बनता है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, सच में मैंने उस भालू को नहीं देखा। हमने उनकी बात तो मान ली, लेकिन दूर हमें कोई नजर आया जिस पर सबसे ज़्यादा मुझे शक था। डेडली चाचा। मेरे चाचा इस जंगल में क्या कर रहे थे? पेड़ों के पास जमीन को जैसे एक तरफ करते हुए मिट्टी से कुछ निकालने की कोशिश कर रहे थे। उनको देखते ही मेरी आंखें खुल गई। मैं ये जानना चाहता था वो जंगल में क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं उनसे कोई सवाल करता तो वो हर सबूत मिटा देते हैं। इस बात को भी वो घुमा देंगे और कभी हम पूछ नहीं पाएंगे। मुझे उनसे सवाल घर के अंदर ही करना होगा, वहाँ वो मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। ये सोचते ही मैंने अंकल बिंद्रा से भी विदा ली। अब मुझे शक अंकल बिंद्रा पर नहीं, बल्कि मेरे चाचा पर था। वहाँ लाश और वो कलम भी मेरे साथ थे। अब मैं चाचा से सवाल तो कर सकता था, लेकिन उस लाश और कलम का वो राज भी तो खुल जाता कि मैं इसके बारे में जानता हूँ। हर राज को छिपा कर रखना है। सामने वाला चालाक हो तो आपको उससे दुगना चालाक बनना पड़ता है। ये 1 बजे का समय था। मेरे चाचा 1 बजे
बाहर सैर के लिए जाते हैं, वो कहीं और नहीं जाते, इस जंगल में आते हैं। शायद उनको पता हो वो भालू क्या है। उनसे सवाल जवाब करने का समय आ गया है। अब मैं दोपहर के 3 बजे घर पहुंच गया था। जैसे ही उस किताबों की दुकान के पास बने उस दरवाजे के पास पहुंचा, मेरे चाचा ने मुझे देख लिया। वो मुझे देखकर कहने लगे, आज पढ़ाई कैसी की? मैंने भी कह दिया, आज पढ़ाई अच्छी हुई, आज काफ़ी थक गया मैं। इसके बाद उस दरवाजे के सहारे मैं तो अंदर आ गया, लेकिन अब मैं ये सोच रहा था कि अपने उस दोस्त लाश को अंदर कैसे लेके आऊं। मैंने पीछे पहुंचकर सीधा वो खिड़की खोली और उसके सहारे लाश को अंदर लाया। उसके बाद लाइब्रेरी में पहुंचकर दरवाजे के अंदर छोड़ दिया। अब वो अंदर कपड़ा लपेटकर वहीं पर लेट जाएगा, जिसके कारण कोई शक नहीं कर पाएगा। अब उसे भी मज़ा आ रहा था। पहले उसे लगा था मरने के बाद लेटने में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन मरने के बाद खतरनाक काम करने में उससे भी ज़्यादा मज़ा आता है। एक ऐसे खतरनाक भालू को देखा था, उसके बाद से ही उसे खुशी ही बहुत हो रही थी। अब कलम को लेकर मैं सीधा ऊपर बेडरूम में पहुंच गया। अब मेरे चाचा भी मुझे खाना खिलाने के लिए, खाना बनाने के लिए ऊपर आने वाले थे। अब यहीं पर मुझे चाचा से सवाल करने होंगे और सवालों में उन्हें ऐसे घुमाना होगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जान पाऊँ। अब उस कलम को भी मेरे चाचा पर शक होने लगा था। उसने कहा था, ये हैं तुम्हारे चाचा ही, लेकिन यहाँ पर बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो समझ से बाहर होती हैं। कहीं ये कोई बहरूपिया तो नहीं? कहीं ये उस भालू को जानता तो नहीं? ऐसी बहुत सारी चीज़ों के सवाल करने थे और घुमा फिरा कर मैं वो सवाल करना चाहता था। वो कलम मेरी शर्ट में छिपी हुई थी। मेरे कान में वो सवाल पूछने वाली थी और मैं उन सवालों के सहारे अपने चाचा को फंसाने की कोशिश करूँगा। मेरे चाचा ने खाना बनाया। उसके बाद हम टेबल पर बैठ गए। मेरे चाचा वो कीड़े मकोड़े खा रहे थे और उन्होंने मेरे लिए आलू के पराठे बनाए थे। आलू के पराठे मैं धीरे धीरे खाना चाहता था ताकि ज़्यादा सवाल कर पाऊँ। उसके बाद मैंने कहा, चाचा जी आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, हाँ तुम कर सकते हो। मैंने उनसे कहा, मेरे माता पिता की लाश नहीं मिली है, सबने मान लिया है कि वो मारे गए हैं। उन्होंने कहा, हाँ वहाँ पर ऐसी घटनाएं होती हैं, इसीलिए तुम्हारे माता पिता शायद मारे गए हैं, सबने मान लिया है। वो भालू खतरनाक हो सकता है। मैंने अब चाचा से सवाल किया, चाचा जी क्या आपको नहीं लगता वहाँ जाकर पता करना चाहिए, क्या सच में उस भालू ने ही मेरे माता पिता को मारा है या उन्हें किसी षड्यंत्र में तो नहीं फंसाया गया? अचानक मेरे चाचा चौंक गए। नहीं नहीं, उस जंगल में जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। मुझे भी थोड़ा सा डर लगता है, मैं वहाँ खुद नहीं जाना चाहूँगा। तुम्हें कैसा लगेगा अगर मुझे भी वो भालू मार दे? इसलिए मैं उस जंगल में कभी नहीं जाऊँगा और मैं तुमसे भी कहूँगा उसके बारे में अब बात भी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें भी जल्द से जल्द उस घटना को भूल जाना चाहिए। अब मुझे अपने चाचा पर और ज़्यादा शक होने लगा था। उन्होंने वहाँ जाने की बात कबूली क्यों नहीं? अब मैं बात घुमा कर करना चाहता था। चाचा जी मुझे माफ़ कीजिएगा, पहले मैंने आप पर शक किया, लेकिन आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, क्या आप सच में जवाब देंगे? उन्होंने कहा, हाँ भूत प्रेत होते हैं, यानी कि डायन, चुड़ैल, मैंने बहुत सारे नाम सुने हैं, क्या सच में वो मौजूद हैं? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ये सब किस्से कहानियाँ होती हैं, असल में ये सब नहीं होता और इन पर यकीन करने का कोई फ़ायदा नहीं, खुद का ही नुकसान होता है वो तांत्रिकों के चक्कर में फंसने से। मैं कई बार घुमा घुमा कर उनसे सवाल करता गया। उस जंगल के बारे में हर बार मैं पहुंच जाता, लेकिन वो जवाब देते ही नहीं, वो मान ही नहीं रहे थे। मैंने उनसे ये सवाल भी किया था, आखिर वो पुराने ज़माने की किताबें जो भूत प्रेत डायन की वो कमरे में पड़ी हुई हैं, वो क्या है? उन्होंने कहा, वो पुराने ज़माने की किताबें हैं, महंगी बहुत हैं, लेकिन वो डायन चुड़ैल की बातें कोई काम की नहीं है। लोग उसे खरीदना चाहेंगे, मैं उसे लाखों में बेचना चाहूँगा। अगर कोई सस्ते में खरीदना चाहेगा, मैं बेचूंगा नहीं, इसीलिए पीछे लगाई हुई है। जब कोई रईस लोग आते हैं तब मैं उन्हें लाइब्रेरी लेकर जाता हूँ जिनके पास हो, और उस कमरे में अनजान तो जा ही नहीं सकता।
खास, बहुत ज़्यादा अमीर वही तो खरीद सकते हैं। लाखों में बिकती हैं वो किताबें, लेकिन खास लोगों के लिए हैं। तुम भी उस कमरे में दोबारा कभी मत जाना, कोशिश मत करना वहां जाने की। अब मैं ये जान गया, मेरे चाचा मुझे कुछ नहीं बताने वाले, मुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा। लेकिन कैसे? मेरे चाचा खाना खाकर जा चुके थे और अभी मैंने आधा पराठा भी नहीं खाया था। भूख तो लगी थी, अब चुपचाप मैं पराठा खाने लगा। वो कलम मेरे कान में कहे जा रहा था, तुमने सवाल घुमाकर नहीं पूछे, और ज्यादा पूछने चाहिए थे। मैंने भी उससे कहा, मेरे चाचा बहुत चालाक हैं, इतनी आसानी से फंसने वाले नहीं। हमें सबूत इकट्ठे करने होंगे। पहले सबूत इकट्ठे करेंगे, उसके बाद फंसाने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी जब कोई फंसने लगता है तो बचने के लिए तड़पता है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ सीधे सीधे उन्हें कन्फ्रंट किया जाए, वो हमला भी तो कर सकते हैं। अब उस कलम ने मेरी बात भी समझी और हमने प्लान बनाया, कल सुबह दोबारा वहीं पर जाएंगे। वहाँ उस चुड़ैल से पूछना होगा, कुछ ना कुछ तो बताएगी वो। अब अगली सुबह 9 बजे हम सामान लेकर फिर से बाहर निकल गए थे। मैंने पिछली खिड़की खोल दी थी, लाश उसके सहारे बाहर और मैं सामने वाले दरवाजे से बाहर। तब लाश ने भी कहा था, 7 दिन है मेरे पास यहाँ पर, और जो भी करना 7 दिन में हमें करना होगा। उसके बाद मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, मैं कहीं और पहुँच जाऊँगा। मुझे माफ़ करना, मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं बस 7 दिन के लिए हूँ। हमें 7 दिन में तुम्हारे माता पिता की कातिलों को ढूंढना पड़ेगा। मैंने भी उस राज के बारे में पूछना नहीं चाहा। मैं उस कलम के साथ, अपने उस दोस्त लाश के साथ दोबारा उस जंगल में था और अब हमें पता था कहाँ जाना है। बड़ी बड़ी लाइट्स लेकर, टॉर्च लेकर हम सीधा पहुंचने वाले थे वहीं। अब हमने और भी कई हथियार पकड़ रखे थे और लाश को भारी सी लोहे की रॉड दे रखी थी। अगर उस भालू ने हमला किया तो ये लाश ताकतवर है, ये हमला ज़रूर करेगा। और कलम को भी रगड़ रगड़ कर आगे से तीखा कर दिया था। कम से कम चुभ तो पाएगा अच्छे से, ताकि उस पर हमला करके वो हमें बचा पाए। अब हम सीधा उस जगह पहुंच गए थे और वहां दरवाजे को खोला। वहां थोड़े से पत्थर फंसाए। अब और भी छोटा रास्ता खोला था हमने। अब उसके सहारे सीढ़ियों से नीचे और नीचे लाइट जलाई। सामने उन जंजीरों से बंधी हुई वो चुड़ैल जो बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ताले उसकी गालों पर लगे हुए थे। वो चुड़ैल भी अब दीवार से लगी हुई थी, बस आंखें खोलकर हमारी तरफ देखे जा रही। हमें डराने की कोशिश नहीं कर रही थी, बोलने की कोशिश कर रही थी। हम उससे बहुत कुछ जान सकते थे। मैं कहने लगा था कलम से, मुंह खोलना है, इसका मुंह खोलना है। कैसे खोलेंगे? लाश चुड़ैल की किताब लेकर आया था और उसमें बहुत कुछ बताया गया था। ये जादुई ताले थे जो एक चुड़ैल के मुंह को बंद करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये चेन भी जादुई है, ये असली चेन नहीं है, बनावटी है। और मंत्रों के उच्चारण के बाद ये चुड़ैल आज़ाद हो जाएगी। हमें थोड़ा सा खून कुर्बान करना होगा। छोटे से तीखे पत्थर से मैंने अपने अंगूठे से थोड़ा सा खून निकाला और उसके बाद उन मंत्रों को पढ़ा। वो ताले मुंह से टूट गए थे और उन तालों के टूटते ही वो चुड़ैल कहने लगी, कौन हो तुम? कौन हो तुम? मुझे आज़ाद करो, जल्दी से मुझे आज़ाद करो। वो आने वाला है, वो आने वाला है, मुझे आज़ाद करो जल्दी। तुम सब खतरे में हो, यहाँ से बाहर निकलना होगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था उसे आज़ाद करना चाहिए या नहीं। वो चुड़ैल हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। उस किताब को पढ़ने का समय भी नहीं था, क्योंकि वो भारी आवाज़ें, वो चिल्लाने की आवाज़ जो उस भालू की थी, वो भी आ रही थी बाहर से। उस दरवाजे के पास आंख लगाकर वो भालू इंतज़ार कर रहा था हमारा बाहर निकलने का। लाश पत्थर मार तो रहा था, लेकिन वो बड़े पत्थर वो छोटी जगह से बाहर मारे नहीं जा सकते थे। और वो भालू भी एक तरफ बैठा हुआ था, इंतज़ार था हमारे बाहर आने का। और हम यहाँ भी ये सोच नहीं पा रहे थे चुड़ैल को आज़ाद करना चाहिए या नहीं। उस किताब में पढ़ने के बाद वहाँ लाश और उस कलम ने कहा था, यही
सब सच बता सकती है। बताओ वो कौन है? तुम्हें सच बताना होगा, तभी तुम्हें आज़ादी मिलेगी, और तुम्हें वादा करना होगा नुकसान नहीं पहुंचाओगी हमें। उसने हामी भर दी और बताना शुरू किया। मैं चुड़ैल हूं, मुझे किसी ने यहां पर कैद किया था, लेकिन उसने मेरा बुरा करने के लिए नहीं कैद किया था, सिर्फ कुछ दिनों के लिए कैद किया था ताकि किसी को डराया जा सके। मैंने सवाल किया, किसने कैद किया था तुम्हें? उसने जवाब दिया, कार्तिक जैन। मेरे पापा कार्तिक जैन ने इस चुड़ैल को यहां कैद किया था, किसे डराने के लिए? तब उस चुड़ैल ने कहा, वो भयानक जीव, वो भालू मानव जो रक्त पी चुका है डायनों का, उसने शरीर बदला है, वो शक्तिशाली होता जा रहा है और यहाँ पर बाहर इंतजार कर रहा है। उसका मुकाबला तुम नहीं कर सकते, ना उसका मुकाबला मैं कर सकती हूँ। मिलकर हमें उससे बचना होगा, वो सबको मार देगा। मैंने उससे सवाल किया था, मेरे पिता को? जैसे मेरे पिता को मारा? क्या इस भालू मानव ने ही मेरे पिता को मारा था? तो उस चुड़ैल ने कहा था, नहीं, तुम्हारे पिता को मारा नहीं गया, तुम्हारे पिता अब भी जिंदा हैं। तुम्हारे माता पिता यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, वो उस दुनिया में मौजूद हैं, दूसरी दुनिया में। ये शब्द सुनते ही मेरी नज़र जैसे बाहर की तरफ पड़ी, और वो कलम, तुम्हें ये बताना नहीं चाहिए था, ये साधारण है, इसे इसकी जानकारी नहीं मिलनी चाहिए, इसके पिता ने इसे दूर रखा है, तुमने ये शब्द क्यों बोले? मुझे पहले से शक था अपने चाचा पर। उन्होंने यकीनी तौर पर शक्तियों को काबू करने के लिए उस दुकान को चलाया। उनके पास ऐसा ज्ञान है, वही होंगे भालू मानव जो बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब वो भी जानते होंगे मेरे बारे में, और मैं भी उनके बारे में जान गया हूं। मुकाबला करना ही होगा, लेकिन कैसे? अब हमें बाहर निकलना था और उस चुड़ैल को भी आज़ाद कर दिया था, लेकिन दरवाजे के पार पहुंचने के लिए हमें युद्ध करना होगा उस भालू मानव से। क्या हम तीनों ये युद्ध कर पाएंगे सिर्फ एक चुड़ैल की मदद से? हमने कई तरकीबें बनाई, लेकिन डर था, वो डायनों की शक्ति चूस कर ताकतवर बन गया है। ये मेरे चाचा हैं जिनके पास चालाकी भी बहुत है। अब कैसे करेंगे? हमें बाहर तो आना ही था, समय बीतता जा रहा था, और वो भालू मानव रात को शक्तिशाली होता है। रात को वो इस दरवाजे को भी फाड़ सकता है। वो सिर्फ इसलिए डरा हुआ था क्योंकि सिर्फ चुड़ैल थी यहाँ पर। वो चुड़ैल को खत्म नहीं कर सकता, सिर्फ दर्द दे सकता है, इसीलिए यहाँ वो छुड़ा भी नहीं पाया। चुड़ैल की आज़ादी इंसानी खून से ही होती है, और इंसानी खून उसमें नहीं था, वो तो भालू मानव था, इसीलिए ये चुड़ैल अब तक बची हुई थी। लेकिन अब रात होने तक हम यहाँ रुक नहीं सकते, वो दुगना शक्तिशाली हो जाएगा और दरवाज़ा फाड़कर भी हमें मार देगा। इससे पहले यहाँ से बाहर निकलना होगा, लेकिन कैसे? सबसे पहले तरकीब लगाई गई, उस कलम को एक तरफ से बाहर निकाला गया। वो भालू मानव कलम को पकड़ना तो चाहता था, लेकिन उस कलम के छोटे आकार होने के कारण वो पत्तों के बीच छिप छिप कर उसे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी। उस कलम ने पेड़ पर चढ़ चढ़ कर उसका ध्यान भटकाया, और हम उस दरवाजे से बाहर। अब हम भागना चाहते थे, हम ढूंढ रहे थे जो हमारी कोई मदद कर सके। वो जादूगर अंकल बिंद्रा यहीं पर होंगे, हमें पहले ही उन्हें अपने साथ ले लेना चाहिए था। हम भागते जा रहे थे, हम भागते भागते आगे निकले, और वो भालू मानव बिल्कुल हमारे सामने। अब मुकाबला ही आखिरी रास्ता था, और हमारे कदम पीछे हट रहे थे। जैसे ही हमारे कदम पीछे हटे, एक पेड़ को जैसे चीरता हुआ कोई इंसान हमारी तरफ आया। मैं सोच चुका था अंकल बिंद्रा पहुंच गए, लेकिन ये मेरे चाचा थे, डेडली चाचा। अगर ये भालू मानव मेरे चाचा नहीं है तो ये भालू मानव कौन है? मैं पीछे हटकर ये सवाल लाश से कर रहा था, और जवाब मेरे चाचा ने दिया, बिंद्रा।
मुझे पहले से इस पर शक था कि ये भालू मानव है, लेकिन तुम्हारे पिता ने कभी बताया ही नहीं। यकीनी तौर पर तुम्हारे पिता को इसी ने मारा होगा। मैंने कहा, मारा नहीं है, वो अभी जिंदा हैं और ये चुड़ैल जानती है वो कैसे जिंदा है। मेरे चाचा भी अब मुस्कुरा रहे थे। एक ऐसा इंसान जिसके चेहरे पर हाव भाव नहीं थे, पहली बार मुस्कुराते हुए देखा था मैंने। और वो भालू मानव हम पर हमला करता उससे पहले ही मैंने चाचा का बदला हुआ रूप देखा। उनके शरीर पर भी बाल आ गए थे, उनका आकार बड़ा सा हो गया था। वो कोई अजीब सा जानवर बन गए थे, बड़े बड़े दांत, लेकिन इंसानी मुंह ही। ऐसा जीव मैंने कभी नहीं देखा। ना तो वो भेड़िया मानव थे, न ऐसे भालू मानव, लेकिन इस भालू मानव से आकार ज्यादा बड़ा था उनका। वहां वो भालू मानव भागना चाहता था और चाचा भी उसके पीछे। हम भी अब चाचा की मदद करना चाहते थे। मेरे माता पिता का कातिल नहीं, वो जिंदा हैं। मेरे माता पिता को फंसाने वाला, वो सच जानने वाला, हमें उसे पकड़ना ही होगा। मैं खुश भी था और मन में उत्तेजना भी थी। ये अगर बचकर निकल गया तो माता पिता की जानकारी हम ढूंढ नहीं पाएंगे। भागते भागते वो एक ऐसे वृक्ष पर पहुंचा जैसा मैंने कभी नहीं देखा था। बड़ा सा वृक्ष जिसकी टहनियां हिल रही थी इंसानी हाथों की तरह। हिलते हिलते उसने हमें रोकने की कोशिश की। वो भालू मानव उस पेड़ के पास था और वो टहनियां हमें दूर धकेले जा रही थी। चाचा भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। इतना बड़ा वृक्ष मुकाबला कर रहा था, वो भालू मानव को बचा रहा था। उस भालू मानव ने जैसे उस वृक्ष के बीच से एक दरवाजा खोला और वो उसके पार। मेरे चाचा ने भी इशारा कर दिया, पीछे हटना होगा, पीछे हटना होगा, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ चल रही है, हमारी सोच से भी ज़्यादा। हमें पता नहीं था यहाँ ये सब हो रहा है। जब उन्हें जानकारी मिली होगी कि तुम्हारे माता पिता मारे गए, इसीलिए ये केस यहाँ भी बंद हुआ, दूसरी दुनिया में भी बंद हुआ। वहाँ से हम सीधा घर पहुँच गए थे। मेरे चाचा मुझ पर गुस्सा तक नहीं थे कि मैं लाश से दोस्ती कर चुका हूँ, कलम की जानकारी पा चुका हूँ, बल्कि वो तो निराश लग रहे थे। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। बड़ी गड़बड़ हो गई। अब तुम्हें वो सब बताना होगा जो नहीं बताना चाहिए था। मुझे पहले से गड़बड़ लग रही थी। तुम्हारे पिता ने इन सब से तुम्हें दूर रखा था और मुझसे भी वादा लिया था कि मेरे बेटे को कभी सच पता नहीं लगना चाहिए, भले ही वो मारे जाएं। लेकिन अब शायद समय आ गया है, तुम्हें बताने का समय आ गया है। यहाँ दूसरी दुनिया भी है जिसका दरवाज़ा इस लाइब्रेरी से होकर निकलता है। इस शहर में सिर्फ एक ही दरवाज़ा है, वो यहाँ। इसके बाद बहुत दूर दरवाज़ा है। मुझे पहले से शक था यहाँ कुछ गड़बड़ है। कोई भी दूसरी दुनिया से दरवाजे का सफ़र किए बिना आ नहीं सकता, सिर्फ अधूरा आता है। लेकिन यहाँ वो भालू मानव पहुँच गया, लेकिन वहाँ वो भालू लोगों को मार रहा है। मुझे शक सा तो हो रहा था, ऐसा भालू लोगों को मारे जा रहा है और कोई मुकाबला नहीं कर रहा। लेकिन उसने एक दरवाज़ा उस पेड़ के अंदर बना लिया। ये दरवाज़ा कोई आम इंसान नहीं बना सकता। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, ये जानने के लिए हमें दूसरी दुनिया में जाना होगा। देखो अभय, सबसे पहले बहुत चीज़ें जाननी होंगी तुम्हें, तभी तुम वहाँ जा सकते हो। तुम्हारे माता पिता को ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। हम दूसरी दुनिया में जाने वाले हैं, जहाँ पर भूत प्रेत चुड़ैल डायने सब जिंदा कहलाई जाती हैं। वहाँ मरे हुए जिंदा होते हैं। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में बहुत बड़े बड़े राज खुलने वाले हैं। क्या है वो दूसरी दुनिया, क्या रखा है वहाँ, क्यों मेरे चाचा इतना घबरा गए और उस भालू मानव ने मेरे माता पिता को कहाँ पहुँचा दिया। आने वाले एपिसोड में बड़े बड़े राज खुलेंगे। ये एपिसोड बहुत रोमांचक होने वाले हैं दोस्तों, तो बने रहिए हमारी सीरीज के साथ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए डरते रहें।